नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। आज हम बाल साहित्य पर बात करेंगे और बाल साहित्य के अंतर्गत बच्चों की जो कविताएं हैं, उन पर विशेष रूप से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। बच्चों की कविताओं या कहानियों या समग्र बाल साहित्य पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि दिया जाना चाहिए। बच्चों की कविताओं की आज हम विशेष रूप से जो कि बात कर रहे हैं, तो इतने पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन वो सब का सब उसे बाल साहित्य नहीं कहा जा सकता। बाल साहित्य की कुछ अलग विशेषता होती है, क्योंकि बच्चे के लिए क्या हमें कविता में रखना चाहिए और हम क्या रख रहे हैं, यह बहुत आवश्यक है। आज बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो बाल साहित्य के नाम पर सैकड़ों किताबें लिख चुके हैं, लेकिन उनमें से अगर वास्तव में खोजा जाए तो बाल साहित्य की दो चार कविताएं भी खोजना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए लिखना कह दिया जाता है कि ये तो बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। वास्तविकता ये है कि बाल साहित्य यानी विशेष रूप से बाल कविताएं या बाल गीत वही लिख सकता है जो बहुत ही सिद्ध कवि है, जिसने लय पर और प्रवाह पर और कविता पर जिसको सिद्धि प्राप्त है, जिसको गीत पर सिद्धि प्राप्त है, वो बाल गीत लिख सकता है। अगर वो कविता बहुत अच्छी नहीं लिख सकता है, बहुत अच्छा कवि नहीं है, बहुत बड़ा कवि नहीं है, बड़ा कवि से आशय है कि उसने उसको लय उसकी सधी हुई नहीं है, तो वो कम से कम बाल कविता तो नहीं लिख सकता, और अगर लिखता है तो बच्चों के साथ बड़ा अन्याय करता है। बच्चों के लिए जो कविताएं लिखी जाती हैं, उसमें दो तीन बातें बहुत आवश्यक हैं। एक तो है कि बच्चों के लिए लय बहुत सधी हुई होनी चाहिए। कथ्य उसका बच्चा बाद में देखता है। कथ्य पर आप बड़े बड़े शब्द अगर डाल देंगे तो बच्चा उन शब्दों के अर्थ को नहीं होता और उसको चलता कर देता, उसे नहीं पढ़ता है। चाहे जितना बड़ा नाम हो, उसे इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर कविता में लय है तो फिर बच्चा उस लय के साथ में बंधता है। और दूसरा जो बहुत आवश्यक है, वो है रचनाकार को बाल मनोविज्ञान का जानकार यानी बाल मनोविज्ञान का पारखी होना ही चाहिए। अगर दो चीजें हैं तभी वो बाल साहित्य लिख सकता है। और एक बात ये भी है कि जो बड़े कवि रहे हैं, वो बड़े कवि तभी हुए हैं जब उन्होंने बाल साहित्य लिखा है। अगर कोई बड़ा कवि कहता है कि मैं बाल साहित्य नहीं लिख पाता, तो उसके बड़े कवि होने पर भी एक प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। तमाम हिंदी के अलावा अन्य देशों में आप देखिए कि जो बड़े बड़े कवि हैं, उन्होंने बाल साहित्य अवश्य लिखा है। हमारे यहाँ भी बंगला में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बच्चों के लिए बहुत सारा लिखा है और बहुत ही पसंद की जाती हैं उनकी बाल कविताएं। तो आज हम तीन कविताएं यानी तीन बड़े रचनाकारों की कविताएं आज हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ और बाल कविताएं देने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये कैसी कविताएं लगी, ये ध्यान से सुने और पूरा सुने इस वीडियो को और टिप्पणी जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम जिन लोगों को, जिन रचनाकारों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीनाथ सिंह और रमापति शुक्ल। ये तीन बड़े कवि रहे हैं और इन तीनों की हम एक एक कविता यहाँ प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना गद्य और पद्य दोनों विधाओं के बड़े रचनाकार रहे हैं और उनकी, चाहे तो उन्होंने गद्य लिखा हो या पद्य लिखा हो, उनकी जो शैली है वो दोनों में बहुत कुछ ऐसा आकर्षण है कि पाठक उससे बंध जाता है। बच्चों के लिए जो लिखा वो भी गजब का लिखा है। उनके शीर्षक भी कुछ अलग से रहते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 15 सितंबर 1927 को पिकौरा गांव बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और बहु प्रतिभा के ये
धनी थे। 1983 में सर्वेश्वर दयाल जी का निधन हो गया। इनका एक कविता जो बहुत चर्चित कविता रही वो है बतूता का जूता, जो 1971 में प्रकाशित हुई। और ये इतना, इब्न बतूता का नाम आपने सुना होगा सभी ने। और इस कविता में यानी बतूता का तुकांत उसकी लय जूता से मिलाई है। और कविता में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये कविता इतनी प्रसिद्ध हुई कि बच्चे बच्चे की लोग के लिए लोकप्रिय कविता बन गई। पाठ्यक्रम में भी ये कविता रही। और तो और इस कविता को लेकर के तमाम लोगों ने अलग अलग तरह से थोड़ा बहुत उसको अदल बदल करके कविताएं लिखी, और कई तो फिल्मों में भी इस तरह इस कविता को लेकर के लिखी गई कविताएं आई। तो ये जो बाल कविता है इसको आज हम पढ़ते हैं। आप देखें कि बतूता का जूता। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते उनका जूता पहुंच गया जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो ये जो इब्न बतूता का जूता एक तुकांत मिला करके एक यही सिद्ध करता है कि एक बड़ा कवि जब बच्चों के लिए लिखता है तो किस तरह से वह कहीं से भी कविता निकाल लेता है और बच्चे की मानसिकता के साथ जोड़ करके एक अच्छी कविता करता है। और बच्चों ने सैकड़ों साल से, मतलब जब से लिखी गई ये कविता 71 से अब तक, यानी और बच्चों को ये लोकप्रिय कविता बनी रही है। आज भी बच्चे इस कविता को खूब गुनगुनाते हैं, पढ़ते हैं, तमाम प्रतियोगिताओं में इसको सुनाते हैं और उनके कंठ पर ये उनको कंठस्थ कविता होती है। तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस बाल कविता की एक जो सामर्थ्य है वो जो आपने अभी सुनी। आज के दूसरे कवि जो बड़े कवि रहे हैं, शिशु और बाल सखा जैसी बड़ी पत्रिकाओं के यानी बाल साहित्य की पत्रिकाओं के संपादक रहे श्रीनाथ सिंह। और श्रीनाथ सिंह ये 1901 में इनका जन्म हुआ और इनका निधन 1996 में हो गया। इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो कि बच्चों को पसंद आती हैं, बच्चों के पाठ्यक्रम में तो हैं ही। इनकी एक कविता आज जो हमें सबसे अच्छी लगती है वह नानी का संदूक। नानी का जो संदूक है, संदूक जो पहले टीन के बने होते थे और प्रायः नानी दादी का सबके पास संदूक होता था और वो पुराना होता था। नानी और दादी जो हैं वो उस संदूक में कुछ अल्ल-गल्ल कुछ भी बंद किए रहती थी। और कभी-कभी तो ये भी होता था कि आगे ताला लटका और पीछे उसका जो कुंदा है वो टूट जाता था, पीछे से खुल जाता था। उसमें कहीं जाला है, कहीं कुछ है, कहीं मतलब कुछ भी उसमें भरा रहता था। तो ऐसे ही एक संदूक का वर्णन श्रीनाथ सिंह ने अपनी इस बाल कविता में किया और ये कविता बहुत ही लोकप्रिय हुई। आज भी इसको तमाम बच्चे गुनगुनाते हैं और बड़े भी इसको गुनगुनाते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं, भले उन्हें ये न पता होता हो कि ये किसकी कविता है। तो आज वो जान लें कि ये श्रीनाथ सिंह की कविता है और ये एक बड़े कवि थे। बड़ों के लिए भी बहुत सारा लिखा है और बच्चों के लिए भी लिखा है। तो इनका देखें कि नानी के उस संदूक में क्या-क्या चीज़ें भरी पड़ी हैं, किस तरह से उस संदूक का वर्णन बच्चों के स्तर पर, बच्चों की भाषा के हिसाब से और बच्चों की जिज्ञासा के हिसाब से किस तरह से एक बड़ा कवि लिख देता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें और किस लय के साथ, ताकि बच्चों के साथ वो कविता हर प्रकार से जुड़ जाए। तो ये देखें, और कविता का शीर्षक है नानी का संदूक। देखें कि नानी का संदूक निराला हुआ धुएं से बेहद काला। पीछे से वह खुल जाता है, आगे लटका रहता ताला। चंदन चौकी देखी उसमें, सूखी लौकी देखी उसमें, बाली जौकी देखी उसमें, खाली जगहों में है जाला। नानी का संदूक निराला,
नानी का संदूक निराला। शीशी गंगा जल की उसमें, ताम्रपत्र तुलसी दल उसमें, चींटा झींगुर खटमल उसमें, जगन्नाथ का भात उबाला, नानी का संदूक निराला, नानी का संदूक निराला। मिलता उसमें कागज कोरा, मिलता उसमें सुई व डोरा, मिलता उसमें सीप कटोरा, मिलती उसमें कौड़ी माला, नानी का संदूक निराला, नानी का संदूक निराला, हुआ धुएं से बेहद काला। ये श्रीनाथ सिंह की जो ये नानी का संदूक है, तो ये हर एक की नानी सबके होती हैं और हर नानी के पास संदूक पहले रहा करता था। आज संदूक नहीं है, आज तो दूसरी दूसरी चीज़ें हैं, उसका जो सूटकेस हैं या और हैं, लेकिन पहले ये नानी का संदूक हुआ करता था और क्या क्या चीज़ें उसमें होती थी और किस तरह से उसके तुकांत मिलाए हैं, तो बच्चा इसको पढ़ता भी है और इन तुकांतों को बड़ी अच्छी तरह से उसको याद कर लेता है और जो इसमें चीज़ें हैं उनको भी स्मरण करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तीसरे आज के जो कवि हैं हमारे बाल साहित्य के, वो हैं रमापति शुक्ल। रमापति शुक्ल 28 जुलाई 1908 को नारायणपुर गोरखपुर में इनका जन्म हुआ और 1993 में इनका निधन हो गया। इन्होंने जो बच्चों के लिए जो कविताएं लिखी, उसमें बच्चों के स्वतंत्रता पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, बहुत हिमायती थे बच्चों की स्वतंत्रता के। यानी उनका कहना था कि बच्चों को बहुत बंधन में नहीं रखना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, तभी वो उनका विकास होता है, तभी उनके मस्तिष्क का विकास होता है। आज हम अपने नए पाठ्यक्रमों में और अब इतने समय के बाद में आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नए पाठ्यक्रमों में भी इन चीज़ों को अब शामिल किया गया है, लेकिन रमापति शुक्ल जी ने सबसे पहले बच्चों की स्वतंत्रता के लिए इस तरह की कविताएं लिखी और ये बहुत चर्चित कविता हुई उनकी। और इस कविता को तमाम बच्चे तो पसंद करते ही हैं, बड़ों के लिए बच्चों की स्वतंत्रता के संबंध में ये कविता बहुत महत्वपूर्ण होती है और बड़े भी इसको काफ़ी पसंद करते रहे हैं, अभी भी पसंद करते हैं। इस कविता में एक कल्पना की गई है, एक बच्चा ये कल्पना करता है, यानी लिखा तो कवि ने है लेकिन बच्चे की तरफ से लिखा है। बच्चा एक कल्पना करता है कि अगर मुझे एक संदूक मिल जाता, बड़ा सा संदूक मिल जाता, तो मैं जो बड़े बड़े लोग हैं जो गुस्सा करते हैं, घूरते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, बात बात पर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, तो वो सारा का सारा उनका गुस्सा, उनका क्रोध, सब कुछ मैं उस संदूक में भरता और कहीं समुद्र में जाकर के डाला। तो अद्भुत कविता है ये। तो सुनिए, इस कविता के माध्यम से ही इस कविता का आनंद लीजिए। तो ये हैं रमापति शुक्ल की कविता। देखें, एक बच्चा कल्पना करता है कविता में कि खूब बड़ा सा अगर कहीं संदूक एक में पा जाता, खूब बड़ा सा अगर कहीं संदूक एक में पा जाता, जिसमें दुनिया भर का चिढ़ना गुस्सा आदि समा जाता। खूब बड़ा सा अगर कहीं संदूक एक में पा जाता, जिसमें दुनिया भर का चिढ़ना गुस्सा आदि समा जाता, तो मैं सबका क्रोध घूरना डांट और फटकार सभी, तो मैं सबका क्रोध घूरना डांट और फटकार सभी, छीन छीन कर भरता उसमें पाता जिसको जहां अभी, पाता जिसको जहां अभी, तब ताला मजबूत लगाकर, तब ताला मजबूत लगाकर उसे बंद कर देता मैं, और किसी कहानी के दानव को बुला खुली कर लेता मैं, दुनिया के सबसे गहरे सागर में उसे डुबोआता, और तब न किसी बच्चे को कोई कभी डांटता धमकाता। यानी बच्चा कहता है कि वो सारे बक्से में उनका गुस्सा, क्रोध, सब कुछ उसमें डूबता और दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में उसे डुबाता, उस बक्से को, ये सारी चीजें भर करके। तो फिर वो कभी निकल ही नहीं पाता और फिर बच्चे स्वतंत्र होते और फिर बच्चे को न कोई डांटता न कोई धमकाता। तो इस तरह की जो बाल कविताएं हैं
बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए बच्चों के साथ आज तक चिपकी हुई हैं। आज भी इन कविताओं को बच्चे बड़े बड़े ही प्रेम से पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को ये कविताएं कम ही मिल पाती हैं। ये बड़ों का दायित्व है कि अच्छी अच्छी कविताएं, श्रेष्ठ कविताएं ही बच्चों तक पहुँचे। बच्चों के पास में आधी अधूरी, अधकचरी, बिना लय की कविताएं न पहुँचें, इस पर भी सोचना चाहिए, हम सबको ध्यान देना चाहिए। तो आज ये 3 कवियों की बाल कविताएं हम लोगों ने यहाँ प्रस्तुत की, और आप इनको सुने और देखें कि ये कविताएं बच्चों के साथ, बच्चों के मनोविज्ञान के साथ, बच्चों के प्रतिभा के साथ में, बच्चों की पसंद के साथ किस तरह से जुड़ी हैं, और आज के समय में जो कविताएं हैं और ये बहुत पुरानी कविताएं हैं, क्या अंतर है। समय बदल गया है, आज कुछ और चीज़ें आ गई हैं, तो आज की कविताओं में वो चीज़ें भी अब आनी चाहिए और आती भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ इस तरह की बाल कविताओं को और रखेंगे जो कि आज के समय से जुड़ी हुई हैं। तो आज बस इतना ही। शेष फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।